बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के कैनर्स में। सबसे पहले मेरे तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि मैंने ईद के दिनों को एंजॉय किया, आप लोगों ने भी ईद को एंजॉय किया होगा। हाँ, हमने लॉन्ग टूर लगाने थे, लेकिन पेट्रोल को महंगा होने की वजह से हमने लॉन्ग टूर को शॉर्ट किया। और इसके अलावा अभी आप लोगों ने दोबारा स्टडी पर फोकस करना है, बिकॉज़ एग्ज़ाम आपका अगस्त से पहले भी हो सकता है या जुलाई के एंड में हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने फोकस करना है, तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक जो आपने एंजॉय किया कोई बात नहीं, ये 5 डेज़ आपके एंजॉइंग के डेज़ थे, लेकिन अभी आपने दोबारा फोकस करना है अपनी स्टडी पर। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 9 तक पढ़ा था, लेकिन हमने यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 को स्किप किया था। लेकिन अभी हम यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 को भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिफाइन रेजिस्टेंस एंड सस्टेबिलिटी। रेजिस्टेंस क्या है एंड सस्टेबिलिटी क्या है? बहुत ही ईजी है, हमने कई बार पढ़ा है। एक्सप्लेन नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप लोगों ने ये एफएससी की सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। डिस्कस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इनइट रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इनइट रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी को भी पढ़ने वाले हैं। डिस्कस द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। वही एंटीजन और एंटीबॉडीज़ है जो आपने एफएससी के कोर्स में पढ़ा है। एक्सप्लेन द 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबायोटिक एंड देयर फंक्शन। हम 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स को पढ़ने वाले हैं और उनके मेनली फंक्शन को भी पढ़ने वाले हैं। डिस्कस द हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी, और ये हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। चूँकि इनसे बहुत एमसीक्यूज आते हैं तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी में हमारे पास स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, जिसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहते हैं। तो हम ये भी डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके जी। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रॉम द मंथ स्पेंड इन द वॉर्म टू द एंड ऑफ लाइफ, एवरी इंडिविजुअल इज अंडर कांस्टेंट अटैक। तो माँ के पेट से, माँ की गोद से लेकर टू द एंड ऑफ लाइफ, लाइफ के किसी भी हिस्से में, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है माँ के ज़रिए, या अगर कोई माँ की एंटीबॉडीज़ में कोई चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप में, तो बेबी को इफ़ेक्ट कर सकता है। या लाइफ के आखिरी हिस्से में, फॉर एग्जांपल बुढ़ापे के हिस्से में, वैसे भी तो इम्यून सिस्टम वीक होता है, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज़ उस पर्सन को हो सकता है। तो एवरी इंडिविजुअल हाई रिस्क पर होता है, अटैक उस पर हो सकता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फ्रॉम द इनॉर्मस रेंज ऑफ द पोटेंशियल यहाँ पर इन्वेडर्स। तो हमारे आसपास के माहौल में बहुत सी बैक्टीरिया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो किसी भी लाइफ के पेज में हमें इन्फेक्ट कर सकता है और डिजीज़ को काज कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस ट्रेट्स इंक्लूड सच डाइवर्स एंटिटीज एज बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल, पैरासाइट। तो इन सारे चीज़ों में जो हमारे आसपास के माहौल में रहते हैं वो हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल, पैरासाइट, या फॉरेन बॉडी बाहर से आ जाती है, या इसके अलावा इन टिश्यू ट्रांसप्लांट या टिश्यू ट्रांसप्लांट में। तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर सकती है प्रेगनेंसी, माँ की प्रेगनेंसी से लेकर टू द एंड ऑफ द लाइफ। द बॉडी हैज़ देयरफॉर डेवलप अवायर सिलेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो बॉडी इसीलिए डेवलप करती है बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम को, फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम्स। तो फिर इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है अगेंस्ट ऑल दिस बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फॉरेन बॉडीज़। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर, और फिर इस सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट किया जाता है। अगर ये अंदर जाए भी तो उस इम्यून सिस्टम के ज़रिए किल भी किया जाता है। तो इसलिए बॉडी अपने आप में चेंजेस लाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता रहता है। ओके जी, आगे हमारे पास है कॉमन डेफिनेशंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है मुखालफत, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द इन्वेडर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द गेटिंग डैमेज। तो बॉडी की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो बाहर से आने वाली चीज़ों की मुखालफत करता है, तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। या उन सारी चीज़ों की मुखालफत करता है जब हमारी बॉडी के अंदर जाके डैमेज काज करता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। या रेजिस्टेंस हम इस तरह भी कह सकते हैं
कि किसी भी बैक्टीरिया के वो मुखालिफत जो किसी भी एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकता है कि मुझे किल ना करे। तो बैक्टीरिया का भी रेजिस्टेंस हो सकता है या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का भी रेजिस्ट हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है हसास होना, किसी भी इंडिविजुअल का हसास होना कोई डिजीज़ के लिए, यानी कि अगर उसका कोई इम्यून सिस्टम वीक हो या इसके अलावा अगर उसका स्किन डैमेज हो या कोई वोन हो, तो वो पर्सन जब एक्सपोज होता है किसी भी डिजीज़ को तो वो ईजिली इफेक्ट हो सकता है डिजीज़ से। तो इसलिए हम उसको ससेप्टिबल पर्सन कहते हैं। द मीनिंग ऑफ द ससेप्टिबिलिटी इज़ द क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब वो क्वालिटी है जिसमें बंदा हसास होता है, स्पेशली लैक ऑफ द एबिलिटी टू रेजिस्ट सम एक्सट्रेनियस एजेंट लाइक माइक्रोब्स। तो इसमें बंद की लैक ऑफ द एबिलिटी होती है, यानी कि उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी बाहर आने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करे, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और लैक ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, या हम डायरेक्टली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द लैक ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि लैक ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। ओके जी, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम दो किस्म का रेजिस्टेंस शो करता है हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, या कोई भी फॉरेन बॉडी जब बाहर से अंदर जाती है तो उसके खिलाफ दो किस्म का रेजिस्टेंस शो किया जाता है। नंबर 1 नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की शक्ल में। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से ज़ाहिर होता है, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द डिफेंस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द पैथोजेंस। तो कोई भी पैथोजन के खिलाफ जब हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है तो उसे हम नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे वो कोई फॉरेन बॉडी हो या कोई पार्टिकल्स हो, तो उसके खिलाफ पहला जो बैरियर आता है तो उसे हम नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे हम इनेट इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये भी अपने साथ लिख ले कि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इनेट इम्यून सिस्टम। और इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन डिफेंस आता है और सेकंड लाइन डिफेंस आता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लाइन डिफेंस में स्किन आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, और फिर इसके अलावा पिगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेशन और या फेवर या प्रोडक्शन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस आते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं या सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में आते हैं। तो ये दोनों नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने साथ लिख लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से ज़ाहिर होता है कि एक ख़ास बैक्टीरिया के खिलाफ या ख़ास वायरस या पैरासाइट के खिलाफ जब कोई भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है तो उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास थर्ड लाइन डिफेंस आ जाता है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेडिंग एजेंट एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस एंड फॉरेन टिश्यूज है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया कि इसमें हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी जिसमें हमारे पास एक ख़ास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ या टॉक्सिन या वायरस के ख़िलाफ़ या फॉरेन टिश्यू के ख़िलाफ़ काम किया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज ना कर सके। तो इसके लिए एक ख़ास एंटीबॉडी सीक्रेट होती है इम्यून सिस्टम से, तो इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हमारे पास इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी आ जाता है। तो ये भी अपने साथ लिख ले, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनेट रेजिस्टेंस क्या होता है? द इनहेरिटेड और बाय बर्थ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन बॉडी सेल्स एट्सेट्रा। तो इनेट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, यानी कि मदर से ये इम्यून सिस्टम की शक्ल में हमारी बॉडी में आ जाता है बाय बर्थ, और ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है, और इसे हम नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज डिफाइंड इज द बॉडी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो बॉडी की वो एबिलिटी जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। व्हेन यू आर इम्यून टू अ डिजीज़, जब हम किसी डिजीज़ को इम्यून होते हैं, योर इम्यून सिस्टम कैन फाइट ऑफ इन्फेक्शंस फ्रॉम इट। तो फिर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम कर सकता है जब हम इम्यून होते हैं या हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है। ओके जी, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जब कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है या कोई भी बाहर से जब पार्टिकल आ जाता है तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ काम करता है या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उस एंटीजन के ख़िलाफ़, तो उसे हम एंटीजन कहते हैं। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दैट काजेज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स
अगेंस्ट देयर सब्सटेंसेस। जब कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो उसके खिलाफ जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है या रिएक्ट करता है तो उसे हम उस सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन में क्या आ जाता है, टॉक्सिन, केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस और अदर सब्सटेंसेस दैट कम फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। तो कोई भी पार्टिकल जब बाहर से आ जाता है तो उसे हम एंटीजन कहते हैं और इसके खिलाफ फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। An antibody is a protein produced by the body immune system when it detects harmful substance is called antigens। तो कोई भी जब बाहर से अंदर जाता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है उसके खिलाफ, ताकि उस एंटीजन को किल किया जाए बगैर किसी डिजीज़ काज करने से हमारे बॉडी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में पहले एंटीजन आ जाता है, फिर उसके खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, रिस्पांस करता है और वो रिस्पांस किस शक्ल में होता है, एंटीबॉडी की शक्ल में। यानी कि एंटीबॉडी फिर क्या होते हैं, किल करते हैं उस एंटीजन को, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो। ओके जी। नॉन स्पेसिफिक व स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में कितने लाइन ऑफ डिफेंस आ जाते हैं और कौन कौन से है, और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है और उसमें मजीद क्या आ जाते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास 2 लाइन ऑफ द डिफेंस आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास इम्यून सिस्टम में 3rd लाइन ऑफ द डिफेंस आ जाता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर मजीद फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस को डिवाइड किया गया है, जो हमारे पास पहले नंबर पर है स्किन, और सेकंड नंबर पर है म्यूकस मेम्ब्रेन, और 3rd नंबर पर है सेक्रेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आगे हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टच दिया गया है ताकि आप लोगों को रिवाइज किया जाए। सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में हमारे पास आ जाता है पेगोसाइटिक यानी कि वाइट ब्लड सेल, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये तीनों आ जाते हैं। और 3rd लाइन ऑफ द डिफेंस में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज़, और ये हमारे पास T एंड B लिम्फोसाइट पर मुश्तमिल है। तो अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास है लाइन ऑफ द डिफेंस। तो अभी हम एक एक लाइन ऑफ द डिफेंस को पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। उसके बाद हमारे पास 3rd लाइन ऑफ द डिफेंस यानी कि लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंस आ जाता है। तो अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद एमसीक्यूज। हमारे पास पहले नंबर पर आता है फिजिकल, दूसरे नंबर पर आता है केमिकल एंड तीसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में ये तीनों कैटेगरी आते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। फिजिकल नाम से ज़ाहिर होता है कि ये फिजिकली रेजिस्टेंस शो करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करते वक्त। यानी कि पहला अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है बॉडी में तो उसको फिजिकल बैरियर को पास करना होगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्किन। स्किन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर ले कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एमसीक्यू पिछले फर्स्ट पेपर में भी आ चुका है और आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्किन किस तरह फिजिकली रेजिस्टेंस शो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने में, पहले तो इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, और दूसरा इसका पीएच लो होता है, और तीसरा इसमें सेबेशियस ग्लैंड होता है जो ऑयली सिक्रेशन करता है। तो ये हमारे पास स्किन के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और स्किन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केराटिन से बना होता है, तो केराटिन का कंपोजिशन भी कुछ यूँ होता है कि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री वक्त मुखालफत रेजिस्टेंस उसको शो कर सकता है। तो ये स्किन बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके जी। दूसरे नंबर पर आता है नज़ल हेयर्स। नज़ल हेयर ये हमारी नोज़ में होते हैं और ये भी फिजिकली रेजिस्टेंस शो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बिकॉज अगर ये हेयर ना होते हमारे नोज़ में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली थ्रू नोज़ हमारे बॉडी में एंटर हो सकता था। तो इसलिए अल्लाह ने नज़ल हेयर्स को हमारे नोज़ में रखे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आईलैशेस एंड आईलिड। वो पार्ट जहाँ पर स्किन नहीं होता तो इसके लिए एक अलहदा कंपोजिशन किया गया है आईलैशेस एंड आईलिड के शक्ल में, ताकि आइज़ के ज़रिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ना कर सके। और फिर आइज़ में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है ताकि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सके, यानी कि वहाँ पर फंस सके और फिर थ्रू सीलिया उसे बाहर निकाल सके। फॉर एग्जांपल म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे माउथ से लेकर थ्रू एनस ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन में फिर वो ट्रैप हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन उसको पकड़ते रखता है और फिर उसमें थ्रेड स्ट्रक्चर सीलिया होती है, सीलियरी बॉडी, और वो मूवमेंट करती है और उस पार्टिकल को बाहर निकालने में हेल्प करता है।
म्यूकोसिलरी क्लियरेंस क्या होता है? यही प्रोसेस होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जब किसी भी पार्टिकल को ट्रैप करता है तो फिर थ्रू सीलियरी बॉडी सीलिया मूवमेंट करता है और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को बाहर निकालता है। इसे हम म्यूकोसिलरी एस्केलेटर भी कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले कि जब भी म्यूकस ट्रैप करता है किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को तो फिर सीलिया पुश करता है, उसे बाहर निकलने में हेल्प करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। यूरिनेशन में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल अंदर होता है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, तो यूरिन की शक्ल में उसे बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि पुश आउट किया जाता है यूरिन की शक्ल में। तो ये टर्म थोड़ा सा यूनिक मुझे लग रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि यूरिनेशन कौन से कैटेगरी में आता है? फिजिकल में, और फिर फिजिकल में कौन से? फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाता है। केमिकल्स में क्या होता है कि नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें जो एसिडिटी है, पीएच का जो वैल्यू है वो लो होता है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे लो पीएच किसका है? गैस्ट्रिक एसिड का, और इसका कितना है? 1 से लेकर 3 तक का। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए ये पीएच लो रखा जाता है ये हमारे बॉडी में, बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म लो पीएच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरी नंबर पर लो पीएच वाला कौन सा है? वेजाइना का 4.4। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। केमिकल बेयर में आ जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है स्किन का पीएच 5.5। पीएच आप लोग जानते हैं कि ये एसिडिटी को शो करता है। 7 से अगर कम हो तो फिर इसको हम एसिडिटी कहते हैं, अगर 7 से ज़्यादा हो वैल्यू तो फिर उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास सारे एसिडिटी, इसके पीएच का जो वैल्यू है ये एसिडिटी में आ जाते हैं और पीएच इसका लो होता है, तो इसलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म फिर डिवाइड नहीं हो सकते। एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं? ये कौन सी मॉलिक्यूल्स है? ये भी हमारे पास केमिकल के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आईजीए हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ है, इम्यून सिस्टम सिक्रीट करता है। इसके बाद हमारे पास सीबेम आ जाता है। सीबेम जैसे कि आप लोग जानते हैं सेबेशियस ग्लैंड से स्किन में प्रोड्यूस होता है, ये भी केमिकल है। इसके अलावा म्यूकस भी केमिकल्स है। और लाइसोजाइम लेक्टोपेरोक्सीडेजेज, ये दोनों भी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, और ये हमारे सलाइवा में होते हैं, टीयर्स में होते हैं, और म्यूकस में भी होते हैं, और इसके अलावा कोलोस्ट्रम में भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आईजीए, लाइसोजाइम लेक्टोपेरोक्सीडेज, ये हमारे सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस एंड कोलोस्ट्रम में होते हैं। और इसके अलावा पिप्सिन आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टोमक में होते हैं, और ये भी हमारे पास केमिकल में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है? माइक्रोबायोम ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा। और नॉर्मल फ्लोरा के बारे में आप लोग वैसे भी जानते हैं कि हमारे बॉडी में स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। लेकिन अगर इसके लोकेशन चेंज किया जाए या इसका कोई फंक्शन में चेंजेस आ जाए तो ये फिर हार्मफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी नोट कर ले कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तो सेल होते हैं, लेकिन सेल से ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस स्पेशी, ये एक कम्युनिटी की शक्ल में हमारे स्किन में पाए जाते हैं, और माउथ में भी होते हैं, और ईयर्स में भी होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सेल से भी ज़्यादा। ओके जी, आगे हमारे पास है सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में फिर हमारे पास आ जाते हैं सेल्स, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रोटीन्स और अदर रिस्पॉन्सेज। तो ये तीनों कैटेगरी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाते हैं। सेल्स में हमारे पास पहले नंबर पर आते हैं मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। मोनोसाइट ये इम्यून सेल होते हैं और बोन मैरो में बनते हैं, और फिर ब्लड टिश्यू में जाकर ये मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये कैपेबल हो जाते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये हमारे पास मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज सेल्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर ले कि ये फर्स्ट इम्यून सेल होते हैं कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट पहुँच जाते हैं। तो पहले नंबर पर कौन पहुँच जाते हैं? कौन से सेल? न्यूट्रोफिल। और ये रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स जो किल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये न्यूट्रोफिल के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है डेंड्रॉइड सेल। डेंड्रॉइड सेल ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेल होते हैं, इसे हम एक्सेसरी सेल भी कहते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। ये अपने साथ नोट कर ले, 2-3 बातें हमने डेंड्राइटिक सेल में की। पहले नंबर, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है। ये आप इस तरह अपने जहन में तस्वर करें कि एक दरख्त है, उस पर पल होते हैं, तो ये पल जो होते हैं ये एंटीजन होते हैं। तो ये दरख्त क्या करते हैं? पल को रिप्रेजेंट करते हैं,
यानी कि इम्यून सिस्टम को वाज़ेह कर देते हैं, एक्टिव एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, यानी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है ताकि वो किल कर सके, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन को, और फिर उसे किल करने में हेल्प मिलती है इम्यून सिस्टम को। तो ये हमारे पास डेंड्राइटिक सेल हो गए। इसके अलावा हमारे पास चौथे नंबर पर आते हैं नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम होता है। ये डेंड्राइटिक सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, और ये नेचुरल किलर सेल ये पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम होता है, और ये किल करते हैं किसको, ट्यूमर सेल को, यानी कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी को भी किल करता है। तो ये नेचुरल किलर सेल होते हैं। इसके अलावा मस्ट सेल, मस्ट और एजेनोपेल्स एंड बेसोपेल्स, ये तीनों हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, या ये हमारे एलर्जिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन फिर भी वजाहत करना इम्पॉर्टेंट है कि ये मस्ट सेल जो होते हैं ये अंडर द स्किन होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, और ये हिस्टामिन और हेपारिन को सिक्रीट करते हैं जो एलर्जी को काज करते हैं। इसके अलावा एजेनोपेल सेल क्या करते हैं, एजेनोपेल सेल ये इन्फ्लेमेशन एरिया में पहुंच जाते हैं और किलिंग करते हैं किसको, फॉरेन बॉडी को, और ये एंटी पैरासिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक होते हैं, और ये भी वाइट ब्लड सेल होते हैं। इसके अलावा लास्ट में आता है बेसोपेल सेल, ये भी एजेनोपेल सेल ही की तरह है। फॉर एग्जांपल एंटी पैरासाइड है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, लेकिन इसके साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट भी करता है और उसे किल भी करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी वाइट ब्लड सेल है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन आ जाते हैं। प्रोटीन में इंटरफेरॉन आ जाता है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरफेरॉन एंटीवायरल है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड क्या होते हैं, ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताया, कौन सा था हमारे पास, नेचुरल किलर सेल, जी हाँ, वो पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम था। तो ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया को, फंजाई को, और पैरासाइट और वायरस को, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारे पास आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, और ये भी नेचुरल किलर सेल एक्टिवेटिंग और इंक्रीजिंग सेल है, यानी कि एक्टिवेट करता है नेचुरल किलर सेल को। इसके अलावा यानी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम है, और ये रेजिस्टेंस शो करता है वायरल एंट्री को। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये कैरियर प्रोटीन भी है और इम्यून सिस्टम में भी अपना फंक्शन रोल प्ले करता है। कंप्लीमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, ये सिस्टम हमारे पास प्रोटीन एंड एंजाइम पर मुश्तमिल होता है। ये भी इम्यून सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये एक्टिविटी एनहांस करता है किसकी, एंटीबॉडीज़ की और पिगोसाइटोसिस की। पिगोसाइटोसिस का मतलब है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करना और फिर उसको क्या करना, यानी उसको किल करना। तो ये हमारे पास पिगोसाइटोटिक एक्टिविटी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, कम्प्लीमेंट सिस्टम इसको एनहांस करता है पिगोसाइटोटिक एक्टिविटी को। ओके जी, हमारे पास है अदर जो हाँ रिस्पॉन्सेज है, उसमें हमारे पास है फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो फीवर भी क्या करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखता है, टेम्परेचर को हाई रखता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी, इन्फ्लेमेशन यही सारे सेल जब फाइट स्टार्ट करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन भी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाता है। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके जी, आगे हमारे पास है थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस में क्या क्या आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बी लिम्फोसाइट हमारे पास मेन जो फंक्शन इसका है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, इसका मेन फंक्शन। और ये मेच्योर कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो में। मैंने आप लोगों को पहले भी एक सेल के बारे में बताया कि वो बोन मैरो में वो मेच्योर होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट भी कहाँ पर मेच्योर होते हैं, बोन मैरो में। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है मेमोरी बी सेल, यानी कि मेमोरी रखता है, किसी भी डिजीज़ के हवाले से मेमोरी रखता है, और फिर इजीली उसे फिर सेकंड टाइम जब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा तो उसे किल किया जा सकता है। तो ये एक मेमोरी टाइप सेल भी है, ये भी अपने साथ नोट कर लिए। दो फंक्शन हमने पढ़ लिए। टी लिम्फोसाइट एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये नोट कर ले कि बी लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में मेच्योर हुआ करते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट थाइमस में मेच्योर होते हैं।
और ये डायरेक्ट किल करने की एबिलिटी रखते हैं, फॉर एग्जांपल टी किलर सेल। और ये टी हेल्पर सेल भी होते हैं जो टी किलर सेल को हेल्प प्रोवाइड करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट के हवाले से एक और भी एमसीक्यूज नोट कर ले कि इट इज़ फॉर्म एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यून सिस्टम, यानी कि एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यून सिस्टम बनाता है। और टी लिम्फोसाइट फॉर्म मीडिएट इम्यून सिस्टम, सॉरी सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। ये क्या बनाती है? सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। वो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम बनाता है और ये सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम बनाता है। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। और ये दोनों वाइट ब्लड सेल है। इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी दो किस्म में डिवाइड किए गए हैं। मैक्रोफेजेस आप लोग जानते हैं कि सेल्स है, और डेंड्राइटिक सेल, ये दोनों सेल को हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में भी फिर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैटेगरी कौन से लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या आर द जनरल डिफेंस, ये आर द 5 मेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म 5 है। नंबर 1 बॉडी सरफेस है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास 5 मेन नॉन स्पेसिफिक। अभी हम आगे इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलिएंस है। तो ये हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। तो पार्ट नंबर 1 को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।